हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आपका अमित बघेल और आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। जैसे किसी एग्जाम में सिलेबस दिया हुआ है भारत की राजनीतिक व्यवस्था, हर एग्जाम में कुछ न कुछ सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको कवर करते हैं। देखते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। कितनी अनुसूची हैं? 12। जो विषय संविधान में हर जगह पर होता है या जिसको अलग से व्याख्या करनी होती है, ऐसे विषय को अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है। और वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। ठीक है, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में अनुसूचियां हुआ करती थी, मूल संविधान में अनुसूची हुआ करती थी 8 अनुसूची हुआ करती थी। कितनी अनुसूची हुआ करती थी? 8 अनुसूची। यानी कि जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, या वो संविधान जिसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12 अनुसूची से। जिसकी कानून की जटिलता ज्यादा हो या उसको अलग से स्पष्ट करना हो, ऐसे विषयों को या ऐसे विषयों पर व्यवस्था करने के लिए उसको कहां कर दिया जाता है? उसको अनुसूची में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, टोटल अनुसूची कितनी है? अनुसूची टोटल है 12 अनुसूची। ठीक है, अन्य अनुसूचियां जो थी 8 के बाद, उनको कुछ संविधान संशोधनों के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। जैसे कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। ठीक है, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसी तरीके से 11वीं और 12वीं अनुसूची को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, बात करते हैं संविधान की पहली अनुसूची के बारे में। तो पहली संविधान की जो अनुसूची है, ये बात करती है राज्यों के नाम, उनकी सीमाओं के बारे में बात, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाओं के बारे में बात। अर्थात भारत के राजनीतिक मानचित्र को निर्धारित करने वाली अनुसूची कौन सी है? भारत के राजनीतिक मानचित्र को परिभाषित करती है पहली अनुसूची। यही बात करता है अपना भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। सेम बात करता है, अर्थात अनुसूची 1 और भाग 1 दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यदि किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो, या उसके नाम में परिवर्तन हो, या क्षेत्र में परिवर्तन हो, या कोई नया राज्य बनाना हो, तो हमें कहां पर संशोधन करना होता है? हमें भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना होता है। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान की अनुसूची में पहली में जो संशोधन किए गए उसके उदाहरण देखें, तो सबसे पहला जो संशोधन था अनुसूची 1 में, जब आंध्र प्रदेश को अलग से राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषी राज्य। जब एक गांधीवादी नेता हुआ करते थे पोटी श्री रामल्लू, जिन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की थी और उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और ये एक तेलुगु भाषी राज्य बना था। जब भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 1 में सबसे पहले संशोधन किया गया था, ठीक है, ये बना था, आंध्र प्रदेश राज्य बना था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा बना था? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। इसी तरीके से सबसे लेटेस्ट जो अनुसूची 1 में संशोधन था वो हुआ था 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। 2019 में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, उसको विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिनमें से एक का नाम होता है अपना जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम होता है लद्दाख। एक तो केंद्र शासित प्रदेश बना था जेके यानी कि जम्मू कश्मीर, और दूसरा क्या था? दूसरा था लद्दाख। ठीक है, ये 2 सबसे पहला और सबसे लास्ट वाले उदाहरण, यानी कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो या उसके नाम में परिवर्तन हो, तो हम कहां पर जाते हैं? अनुसूची 1 में। और कहां पर जाते हैं? संविधान के भाग 1 में। भाग 1 का उल्लेख कहां से कहां तक है? भाग 1 का उल्लेख है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। ठीक है, इनका संदर्भ करते हैं हम।
भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची बात करती है संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के वेतन एवं भत्तों के बारे में। किसके बारे में बात करती है? संवैधानिक पदों पर या उच्च पदों पर आसीन लोगों के वेतन एवं भत्तों के बारे में, सुविधाओं के बारे में बात करती है भारतीय संविधान की अनुसूची 2। ठीक है, जिसमें वेतन एवं भत्ते, लाभ यानी कि सुविधाओं के बारे में बात करती है अनुसूची 2। ठीक है, यह बात किस किस के बारे में करती है? जैसे कि राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल है, लोकसभा और राज्यसभा के जो हैं उच्च मेंबर, उच्च सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, इन सब के वेतन एवं भत्तों के बारे में बात कौन करती है? अनुसूची नंबर 2। ठीक है, इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों के बारे में बात कौन सी करती है? अनुसूची नंबर 2। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको कैग बोलते हैं, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? कैग। इनके वेतन एवं भत्ते कहां पर हैं? इनके वेतन एवं भत्तों का प्रावधान अनुच्छेद तो 148 में है, लेकिन बात कौन करता है? इसकी बात करती है अनुसूची 2। ठीक है, कुछ लोगों को संचित निधियों से वेतन दिया जाता है। कहां से? भारत की संचित निधि से। और कुछ को राज्यों की संचित निधि से दिया जाता है। तो भारत की संचित निधि से जिनको वेतन दिया जाता है उनमें आते हैं अपने राष्ट्रपति, क्या आते हैं? राष्ट्रपति। और राज्यसभा से आते हैं सभापति और उपसभापति। यहां ध्यान देने की बात यह है कि जो राज्यसभा के सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति, जिनको कहते हम उपराष्ट्रपति, क्या कहते हैं? तो यहां पर राष्ट्रपति हो गए और ये हो गए राज्यसभा के पदेन सभापति। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए, और कौन हो गए? राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, इन सभी लोगों को कहां से वेतन दिया जा रहा है? इनको वेतन दिया जा रहा है भारत की संचित निधि से। यह ध्यान रखने की बात है। कहां से वेतन दिया जा रहा है? भारत की संचित निधि से वेतन दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही लोकसभा के अध्यक्ष हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। इधर भी तुलना सेम करनी है। जैसे यहां पर केंद्र में दिया जा रहा है राष्ट्रपति को, तो राज्य में किसको दिया जाएगा? राज्यपाल को। सेम इसी तरह से केंद्र में राज्यसभा, तो यहां पर विधानसभा के, विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के उपसभापति। इसी तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो राज्यों में किसको दिया जाएगा? विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को। ठीक है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश केंद्र में, तो राज्यों में कौन, किसको दिया जाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। और केंद्र में एक पद कौन सा होता है? कैग का पद, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सभी लोगों को, इनको तो दिया जाएगा केंद्र की यानी कि भारत की संचित निधि से वेतन, और इनको दिया जाएगा राज्यों की संचित निधि से वेतन, यानी कि जिस राज्य के हैं वहां की संचित निधि से इनको वेतन मिलेगा और इनको मिलेगा केंद्र की संचित निधि से। यहां पर एक बात और ध्यान देनी है, और बात क्या ध्यान देनी है कि जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जजेस, इनको जो पेंशन दी जाती है, इनको पेंशन दी जाती है, पेंशन वो दी जाती है भारत की संचित निधि से। कहां से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। ठीक है, अच्छा, इनको वेतन कहां से मिल रहा था? इनको वेतन तो मिल रहा था राज्यों की संचित निधि से, लेकिन पेंशन कहां से मिल रही है? पेंशन मिल रही है भारत की संचित निधि से। ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, हाई कोर्ट यानी किसी भी राज्य का हाई कोर्ट, उसके जज उनको कहां से पेंशन मिलेगी? उनको पेंशन मिलेगी भारत की संचित निधि से। ठीक है, और आगे बात करें, जैसे कि हाँ, अच्छा, तो क्या सिर्फ संचित निधि की बात करती है ये? नहीं, संचित निधि के अलावा अन्य लोगों की भी बात करती है। जैसे कि मंत्री लोग हैं या अन्य लोग हैं जिनके वेतन भत्ते केंद्र संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन सब के वेतन भत्तों के विशेषाधिकारों के प्रावधान कहां पर है? इनके भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 2 में है। ठीक है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची जो है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में प्रावधान है शपथ के प्रावधान। किसके प्रावधान है? संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की शपथ के प्रावधान। ठीक है, भारतीय संविधान में
संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की शपथ के प्रावधान, जिसमें कि भारत में केंद्र के मंत्री हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है, संसद के चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं, चुनाव में उम्मीदवार होते हैं, उनके शपथ का प्रारूप है। संसद के सदस्य यानी कि जिन्होंने चुनाव जीत लिया वो बन गए सांसद, उनकी भी शपथ होती है। तो इन सब के प्रारूप कहां पर हैं? इन सब के प्रारूप हैं भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में, ठीक है। इनके साथ ही साथ में अनुच्छेद दिए हुए हैं, इनके साथ में ही अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो आप इसको एक बार लिख लेना, ठीक है। भारत के कैग हो गए, राज्यों के मंत्री हो गए, ठीक है, राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार हो गए, तो राज्य विधानमंडल के सदस्य यानी कि एमएलए लोग जो चुनाव जीत के जाने वाले हैं, ठीक है, चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? विधानसभा में पहुंचते हैं और या विधान परिषद में पहुंचते हैं। उसी तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है। कौन कौन हो गए? भारत में केंद्र के देखें हम, क्या क्या देखें, यहां पर देख लो। केंद्र में देखो संसद के उम्मीदवार लोग, तो यहां पर कौन होंगे? विधानमंडल या विधान परिषद के उम्मीदवार लोग। इसी तरीके से यहां पर चुने हुए लोग जिनको क्या बोलते हैं हम? एमपी। और यहां पर चुने हुए लोग जिनको एमएलए या एमएलसी बोलते हैं, ये लोग हो गए। इसी तरीके से केंद्र के मंत्री हो गए और यहां पर क्या हो गए? राज्यों के मंत्री हो गए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए और यहां पर कौन हो गए? हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए। और कौन हो गए? अपने कैग यानी कि भारत के महालेखा परीक्षक। इन सब की शपथ का प्रारूप कहां पर है? इन सब की शपथ का प्रारूप है अनुसूची नंबर 3 में। अनुसूची 3 में कुछ लोगों की शपथ का प्रावधान नहीं है, कुछ लोगों की शपथ का प्रावधान नहीं है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति, और राज्यों के राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। इनका शपथ का प्रारूप कहां पर नहीं है? अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। तो कहां कहां पर है? तो भारत के राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 60 में है। कहां पर है? अनुच्छेद 60 में है। ऐसे ही उपराष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 69 यानी कि 69 में। कहां पर है? अनुच्छेद 69 यानी कि 69 में। इसी तरीके से राज्यपाल की शपथ का प्रारूप कहां पर है? अनुच्छेद 159 में। किसमें है? अनुच्छेद 159 में। इन लोगों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है, इनके लिए स्पेशली अनुच्छेद दिए हुए हैं और वो अनुच्छेद हैं, भारत के राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 60 के तहत, उपराष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 69 के तहत और राज्यपाल की शपथ है अनुच्छेद 159 के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 4। अनुसूची 4 बात करती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। किसमें? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। वर्तमान में अधिकतम राज्यसभा में सीटें कितनी हो सकती हैं? वर्तमान में अधिकतम सीटें हो सकती हैं 250। कितनी सीटें हो सकती हैं? 250 सीटें, ठीक है। जिसमें से 238 लोग जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? 238 लोग निर्वाचित होते हैं और 12 लोगों का राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। 12 लोगों को राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं? ये आते हैं कला से आते हैं, साहित्य से आते हैं, विज्ञान से आते हैं और समाज सेवा से आते हैं। जैसे ही करंट अफेयर में आप पढ़ते हो कभी कि कुछ लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया गया, तो आपको उसके साथ ये चीज भी पढ़नी होती है कि किस क्षेत्र से मनोनीत किया गया, क्योंकि करंट अफेयर में जब सवाल पूछता है ना तो इनसे मिलाप करने के लिए बोल देता है कि इस व्यक्ति को, इस पर्सन को किस क्षेत्र से मनोनीत किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो हमें देखने होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से। इनसे क्या किए जाते हैं? 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। लेकिन हम वर्तमान में जो देखते हैं अधिकतम सीटें तो कितनी हो सकती हैं? अधिकतम सीटें हो सकती हैं 250 सीटें यानी कि 250 सीटें। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 245 सीटें। कितनी सीटें हैं? वर्तमान में 245 सीटें हैं, जिसमें से 12 तो हो जाते हैं मनोनीत और 233 क्या हो जाएंगे? 233 लोग हो जाएंगे निर्वाचित लोग। कितने हो जाएंगे? 233 हो जाएंगे निर्वाचित, ठीक है। जिसमें से 233 को 229 लोग तो आ जाएंगे राज्यों से, आ जाएंगे। कहां से आ जाएंगे? राज्यों से आके निर्वाचित होके आते हैं। और 4 लोग जो होते हैं वो
भिन्न भिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होके आते हैं। ठीक है, 4 लोग भिन्न भिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे और 229 लोग कहां से आएंगे? भिन्न भिन्न राज्यों से आएंगे। कहां से आएंगे? भिन्न भिन्न राज्यों से आएंगे। ठीक है, और 12 सदस्य क्या होते हैं? 12 सदस्य तो क्या होते हैं? 12 सदस्य नामित होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 245। कितने हो गए? 245 लोग हो गए। ठीक है, ये 5 जो सीटें हैं, 5 सीटें कहां से, कहां पर है हमारी 5 सीटें? 5 सीटें जैसे हमारी पीओके में सीटें हैं, कुछ हमारा चाइना ने कर रखा है कब्जा, तो वहां के लिए हमने सीटें डिसाइड कर दी कि वहां हमारी इतनी सीटें होंगी, लेकिन वर्तमान में वो हमारे पास है नहीं, तो उनके लिए हमने सीटें छोड़ रखी हैं। वर्तमान में अभी प्रेजेंट में कितने लोग हैं? प्रेजेंट में लोग हैं 245, और अधिकतम कितने हो सकते हैं प्रेजेंट के हिसाब से? अधिकतम हो सकते हैं 250। ठीक है, जब राज्यसभा के लिए नामांकन या चुनाव किया जाता है, राज्यसभा के लिए नामांकन या चुनाव किया जाता है, तो उस पद्धति को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय का मतलब यह होता है कि हमें 1 बाई 1 किसी चुनाव लड़ने वाले सभी लोगों को वोट देना होता है। सभी लोगों को देते हैं, उसको तो बोलते हैं समानुपातिक। क्या बोलते हैं? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या बोलते हैं? समानुपातिक। और एकल संक्रमणीय का मतलब होता है 1 2 3 करके देते हैं। जैसे कि 1 नंबर पर हम किसको चाहते हैं चुनना, दूसरे नंबर पर हम किसको चुनना चाहते हैं, और तीसरे नंबर पर किसको चुनना चाहते हैं। इस प्रणाली को बोलते हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली। यानी कि राज्यसभा में जाने वाले लोगों को वोट किस तरीके से दिया जाता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से वोट दिए जाते हैं। ठीक है, 5वीं अनुसूची बात करती है राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करती है 5वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची बात करती है? 5वीं अनुसूची कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करती है 5वीं अनुसूची। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। एक आयोग बना था जिनका नाम था ढेबर आयोग। क्या बना था? ढेबर आयोग। और यह बना था 1960-61 में। कब बना था? 60 और 61 में। उस आयोग ने अनुशंसा की थी कि किसी राज्य में जनजातीय क्षेत्र बनाना है या किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र होने के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। जैसे कि वहां 50% से अधिक आबादी जो हो, आदिवासी लोग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? आदिवासी लोग होने चाहिए 50% से अधिक। और क्षेत्र होना चाहिए उसका छोटा। क्या होना चाहिए? आकार उसका छोटा होना चाहिए। और वहां का अविकसित स्वरूप होना चाहिए, यानी कि वहां पर डेवलपमेंट बहुत कम हुआ हो। क्या हुआ हो? वहां पर डेवलपमेंट कम हुआ हो। और आर्थिक असमानता होनी चाहिए, यानी कि वहां पर आर्थिक स्तर क्या होना चाहिए? डाउन। तो ऐसे 4 मानदंड के आधार पर हम किसी क्षेत्र को क्या बना सकते हैं? जनजातीय क्षेत्र बना सकते हैं। क्या क्षेत्र बना सकते हैं? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन के बारे में बात करें तो ये 5वीं अनुसूची में तो आता ही है। तो इनके प्रबंधन के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक व्यवस्था की जाती है जिसको बोलते हैं टीएसी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टीएसी। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। यह बता रहा है कि जैसे हमारे पास जनजातीय क्षेत्र 2 तरीके के हैं। कुछ राज्यों में, जैसे 4 राज्य हैं हमारे, उनको तो 6ठी अनुसूची में रखा गया है। ये राज्य कौन सी अनुसूची में है? 6ठी अनुसूची में। यहां पर भी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। इन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किसके आधार पर किया जाएगा? 5वीं अनुसूची के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? 5वीं अनुसूची के आधार पर। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को क्या घोषित करते हैं? जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा वहां का प्रशासन चलाया जाता है। किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से। किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से। और वहां की सीमाओं को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति किसके माध्यम से कार्य करवाते हैं? राष्ट्रपति काम करवाते हैं राज्यपाल के माध्यम से। ठीक है, इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक परिषद बनती है जिसको बोलते हैं जनजातीय जिला परिषद। क्या बोलते हैं? जनजातीय जिला परिषद, जिसको शॉर्ट में अपन बोल रहे हैं तो टीएसी। क्या बोलते हैं? टीएसी।
इसकी संरचना की बात करें तो इसमें अधिकतम लोग कितने हो सकते हैं? इसमें 20 लोग अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है। जिसके 2/3 लोग कहां से होने चाहिए? 3/4 लोग कहां से होने चाहिए? राज्य विधानसभाओं में उस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोग होने चाहिए। कहां के? उस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधि होने चाहिए, यानी कि एमएलए लोग होने चाहिए। कितने? 3/4 लोग। कितने होने चाहिए? 3/4, यानी कि 75% लोग कहां से होने चाहिए? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधि होने चाहिए, ठीक है। और ये संस्था क्या काम करती है? तो वहां की कल्याण करेगी, उस क्षेत्र का उन्नति करेगी, ये तो सभी करते हैं, ठीक है। संरचना के बारे में हमें बात करनी है, तो संरचना अधिकतम 20 लोग हो सकते हैं और कम से कम 3/4 यानी कि 3/4 लोग किस कहां से होने चाहिए? उस क्षेत्र के विधानसभा में प्रतिनिधि लोग होने चाहिए, ठीक है। और वही बात कि राष्ट्रपति के निर्देश के आधार पर कौन कौन बनाएगा इस टीएसी को? राष्ट्रपति के निर्देश के आधार पर राज्यपाल बनाएंगे। कौन बनाएंगे? राज्यपाल बनाएंगे। और राज्यपाल यहाँ के इस सदस्यों की संख्या बता सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 20 लोग हो सकते हैं। और राज्यपाल क्या बताएंगे? अधिकतम 20 हो सकते हैं और जरूरत के हिसाब से राज्यपाल बताएंगे कि कितनी सदस्यता हो सकती है और नियुक्ति का तरीका कैसा होगा, ठीक है। अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बैठकों का संचालन यानी कि सभी के कहां से इसको संचालन कौन करता है? इनको संचालित करते हैं अपने राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल को शक्ति किसने प्रोवाइड की है? राज्यपाल को शक्ति प्रोवाइड की है भारत के राष्ट्रपति जी ने। किसने? भारत के राष्ट्रपति जी ने, ठीक है। अब कोई कानून है, क्या है? या तो केंद्र का कानून है संसद का, या राज्य विधानमंडल का कानून है। वो स्पेशली इस जनजाति क्षेत्र में लागू होगा या नहीं होगा, इसका निर्धारण करते हैं राज्यपाल। इसका निर्धारण कौन करते हैं? राज्यपाल निर्धारण करते हैं, ठीक है। इस कोई कानून है तो संसद का है या राज्य विधानमंडल का है, उस जनजाति क्षेत्र में वो कानून लागू होगा या नहीं होगा, या कुछ सुधारों के साथ लागू होगा, इस बात का निर्धारण किसके पास है? इस बात का निर्धारण करने का अधिकार है राज्यपाल के साथ, ठीक है, राज्यपाल के पास। और उसके लिए अलग से कोई नियम बनाना है, उस क्षेत्र के लिए अलग से कोई नियम बनाना है, इसका अधिकार भी किसके पास है? राज्यपाल के पास है। जैसे कि भूमि हस्तांतरण के मामले हैं, भूमि का आवंटन है, या साहूकारों का विनियमन है, इन सभी पर कानून बनाने का, नए नियम बनाने का पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है, ठीक है। जब पंचायती राज लागू हुआ था, पंचायती राज कब लागू हुआ था? पंचायती राज लागू हुआ था 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो पंचायती राज पहले यहां पर नहीं चलता था और पंचायती राज अब भी नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन 1996 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था पेसा एक्ट। क्या था? पेसा एक्ट। ये पंचायती राज को कुछ सुधारों के साथ उस जनजाति क्षेत्र में लागू करता है। अर्थात पंचायती राज आता है संविधान के भाग 9 में। भाग 9 को उस जनजाति क्षेत्र में, किसमें? उस जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज को बढ़ाने यानी लागू करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? 1996 में पेसा एक्ट, जिसको कि पंचायती राज में कुछ संशोधनों के साथ लागू किया जाता है, ठीक है। 5वीं अनुसूची के आधार पर जो राज्यों में जनजाति क्षेत्र हैं, 10 राज्यों में जनजाति क्षेत्र है। कैसे हैं? ऐसे राज्य कितने हैं? 10 हैं, जिनमें अपना है आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ऐसे टोटल कितने राज्य हैं? ऐसे राज्य हैं 10, जहां पर क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। और इन अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए बनती है एक टीएसी, जिसके नियम बनाने का नियम कानून कौन बनाता है? जिसके नियम कानून बनाते हैं अपने राज्यपाल। टीएसी में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? टीएसी में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 20, और संख्या वैसे निर्धारित किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन उन 20 या उन लोगों में कम से कम 3/4 लोग कहां से होने चाहिए? राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य विधानसभा में उस जनजाति क्षेत्र के लोग होने चाहिए, ठीक है। अब छठी अनुसूची के बारे में बात करें तो छठी अनुसूची 4 राज्यों के बारे में बात करती है। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ के जो जनजाति क्षेत्र हैं इनके लिए अलग से अनुसूची है जिसका नाम है छठी अनुसूची, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के
जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है उसका उल्लेख कहां पर है? छठी अनुसूची में। पूर्वोत्तर के कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यहां पर भी सेम काम है, लेकिन यहां पर टीएसी नहीं बनती है। यहां पर क्या नहीं बनती है? टीएसी नहीं बनती है, यहां पर बनती है जनजातीय जिला परिषद। क्या बनती है? जनजातीय जिला परिषद। ठीक है, और इन लोगों इसको अलग से छठी अनुसूची में क्यों रखा गया है? तो इनके लिए इनकी कल्चर बचानी है हमें। सबसे पहले क्या करना है? इनकी हमें कल्चर यानी कि संस्कृति बचानी है। ठीक है, इनकी संस्कृति बचानी है, यहाँ के संसाधन बचाने हैं, यहाँ की जनजातीय भूमि बचानी है। इन सभी के लिए हमने अलग से इसको छठवीं अनुसूची में रखा है। ठीक है, भूमि संसाधनों की रक्षा करनी है, शोषण को रोकना है, इन सभी के लिए जनजातीय जिला परिषद बनती है। क्या बनती है? जनजातीय स्वायत्त जिला परिषद। ठीक है, ऐसी स्वायत्त जिला परिषद चारों राज्यों में अलग अलग हैं। जैसे कि असम राज्य में 3 स्वायत्त जिला परिषद हैं, ऐसे ही मेघालय राज्य में 3 स्वायत्त जिला परिषद हैं, त्रिपुरा में 1 स्वायत्त जिला परिषद है, और जो मिजोरम है वहां पर 3 स्वायत्त जिला परिषद हैं। ठीक है, असम में कौन कौन सी है? असम में है नॉर्थ कल्चर हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, कार्बी आंगलोंग जिला परिषद, बोडोलैंड जिला परिषद। ठीक है, इसी तरीके से मेघालय में है गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी जयंतिया स्वायत्त जिला परिषद, गारो खासी जयंतिया। यहां पर मेघालय में तीनों जनजाति अलग अलग रहती हैं, गारो खासी जयंतिया, यहां पर जनजाति भी हैं, उसी के आधार पर यहां पर पहाड़ी भी हैं, और यहां पर इनके नाम पर ही क्या बनी है? स्वायत्त जिला परिषद, गारो खासी जयंतिया स्वायत्त जिला परिषद। ठीक है, त्रिपुरा में कौन सी है? त्रिपुरा में है त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला परिषद। ठीक है, मिजोरम में है चकमा स्वायत्त जिला परिषद, मारा स्वायत्त जिला परिषद और लाई स्वायत्त जिला परिषद। ठीक है, 3 यहां पे हो गई, 3 3 3 9 और 1 10, टोटल ऐसी कितनी जिला स्वायत्त जिला परिषद हैं? टोटल 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? भारतीय संविधान की अनुसूची 7। और अनुसूची 7 हमें बताती है कि हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्य में विषयों का बंटवारा किस आधार पर होगा, किस तरीके से होगा। तो केंद्र और राज्यों में विषयों का बंटवारा होता है 3 तरीके से। केंद्र या संघ, एक तो होता है केंद्र सूची का विषय, जिसे हम कहते हैं संघ सूची का विषय। क्या होता है? संघ सूची का विषय। और संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है, किसका होता है? कानून और प्रशासन का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, यानी कि संघ सरकार को। दूसरा विषय दूसरे तरीके का होता है, उसे कहते हैं, दूसरी सूची होती है उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। और ऐसी सूची में कानून और प्रशासन का अधिकार केंद्र को भी होता है और राज्यों का भी होता है। और इसी तरीके से एक राज्य सूची होती है, जिस पर कानून बनाने का, कानून और प्रशासन का अधिकार किसका होता है? राज्यों का होता है। ठीक है, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब आरंभ में संघ सूची के विषय हुआ करते थे 97, और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? वर्तमान में है 100 विषय। इसी तरीके से समवर्ती सूची में पहले विषय हुआ करते थे 47। कितने विषय हुआ करते थे? 47। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हो गए हैं 52 विषय। कितने विषय हो गए हैं? वर्तमान में 52 विषय। और राज्य सूची के विषय तो पहले हुआ करते थे 66 विषय, और वर्तमान में कितने हैं? 61 विषय। ठीक है, ये आपको दिखेगा नहीं, इसलिए इसको मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ राज्य सूची के विषय कहां पे शिफ्ट हो गए थे? कुछ राज्य सूची के विषय कहां पे शिफ्ट हो गए हैं? यहां से 5 कम हो गए और यहां पर 5 बढ़ गए। यानी कुछ राज्य सूची के विषय शिफ्ट कहां पे हो गए हैं? राज्य सूची से समवर्ती सूची में। ऐसे विषय कौन कौन से थे? शिक्षा और वन, शिक्षा है, वन है, ठीक है, वजन और माप तौल का मामला है, न्याय प्रशासन का मामला है, और वन्य जीवों के मामले। ये कहां पर हो गए शिफ्ट? ये हो गए समवर्ती सूची में। ठीक है, तो समवर्ती सूची में शिफ्ट होंगे तो इस पर कानून और प्रशासन की पावर किसके पास भी आ जाएगी? पहले राज्य के पास थी, अब किसकी कानून प्रभावी होने लग जाएंगे? राज्यों के साथ साथ केंद्र के कानून भी हो जाएंगे, यहां पर बनने लग जाएंगे। और जहां पर राज्य और केंद्र में
टकराव होता है तो वहां पर कौन सा कानून प्रभावी होता है समवर्ती सूची में? केंद्र का कानून प्रभावी होता है। तो इससे केंद्र की विधायी शक्ति में तो वृद्धि हो गई, केंद्र की कानून बनाने की शक्ति तो बढ़ गई, लेकिन राज्यों की शक्ति कैसे हो गई? राज्यों की शक्ति थोड़ी सी कम हो गई। इसी तरीके से 101 में संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में भारत में जीएसटी लागू किया गया था। और जीएसटी का काम क्या है? जीएसटी एक टैक्स है। क्या है? इंटीग्रेटेड टैक्स है। क्या है? टैक्स है ये, ठीक है। तो जीएसटी से पहले राज्यों में बिक्री कर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? बिक्री कर, जिनको समाप्त कर दिया गया और इंटीग्रेटेड करके एक टैक्स का वो बनाया स्लैब, जिसको बोलते हैं जीएसटी। तो इसमें भी राज्य की पावर थोड़े से कम हो गए और ये समवर्ती सूची का विषय है जीएसटी। क्या है? समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। और राज्यों का जो था बिक्री कर, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इस तरीके से केंद्र की पावर तो बढ़ गई और राज्यों की कम हो गई। और संघ सूची के बारे में वही बात है कि वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले कितने हुआ करते थे? पहले 97 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 97, ठीक है। उदाहरण के लिए देखें तो रक्षा है, परमाणु मामले हैं, विदेश मामले हैं, ऊर्जा का मामला है, रक्षा, परमाणु, ऊर्जा, विदेश, रेलवे है, बैंकिंग है, बीमा है, नागरिकता है, मुद्रा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ये सभी मामले कहाँ पर आते हैं? ये सभी किस विषय, किस सूची के विषय हैं? ये संघ सूची के यानी कि केंद्र के विषय हैं। और इस पर कानून और प्रशासन का अधिकार किसका है? कानून और प्रशासन का अधिकार है संघ सरकार के पास, यानी कि संसद के पास, ठीक है। संसद जो चाहे उस हिसाब से इन विषयों पर कानून बना सकती है। कितने ऐसे विषय हैं? वर्तमान में ऐसे 100 विषय हैं, ठीक है। इसी तरीके से समवर्ती सूची में पहले हुआ करते थे 47, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 52 हैं, जिनमें उदाहरण देखें तो आपराधिक कानून है, विवाह है, तलाक है, शिक्षा है, वन है और सामाजिक योजना है, ट्रेड यूनियन है, दिवालियापन है। ऐसे कितने विषय हैं टोटल वर्तमान में? ऐसे 52 विषय हैं जिनको समवर्ती सूची के विषय कहा जाता है। और समवर्ती सूची में क्यों ऐसे विषय शामिल किए गए? क्यों राज्य और केंद्र मिलकर काम कर सकें और देश को अच्छी तरह से सहकारी संघवाद के साथ अपना विकास कर सकें, ठीक है। सहकारी संघवाद के साथ अपने देश का विकास कर सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाए और उसका प्रशासन करें और सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन मिले, ठीक है। यदि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य सरकार का कानून बना हुआ है तो चलेगा, लेकिन उसी विषय पर यदि केंद्र सरकार ने कानून बना दिया और दोनों में हो गया टकराव, क्या हो गया? दोनों में टकराव हो गया, तो किसका कानून प्रभावी होगा? दोनों में टकराव होने पर केंद्र का कानून प्रभावी होता है, यानी कि संघ का कानून प्रभावी होता है, ठीक है। ऐसे समवर्ती सूची के विषय पर यदि कानूनों में टकराव होता है तो संघ का कानून प्रभावी होता है। और यदि राज्य द्वारा बनाए गए कानून को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता मिल जाती है, यानी कि स्वीकृति मिल जाती है, तो वो राज्य का कानून भी थोड़ा सा काम करने लग जाता है, ठीक है। शर्त यह है कि टकराव नहीं होना चाहिए। टकराव हो गया तो फिर वो कानून केंद्र का ही मान्य होगा। बात करते हैं राज्य सूची के विषय के बारे में। तो पहले हुआ करते थे 66 विषय, जिनको कम करके वर्तमान में कितने हैं? 61, यानी कि 61 विषय हैं, जिसमें उदाहरण के लिए देखें तो पुलिस है, सार्वजनिक व्यवस्था है, स्थानीय सरकारों के मामले हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, भूमि, कृषि, मत्स्य पालन, सट्टेबाजी, जुआ। ये सभी विषय कहाँ किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी विषय हैं राज्य सूची के विषय। किसके विषय हैं? राज्य सूची के विषय, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है? तो राज्यों को स्वायत्तता बढ़ती है, सही बात है। विकेंद्रीकरण प्रणाली प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और क्षेत्रीय आधार पर यहाँ के विकास होते हैं, कानून बनता है और प्रशासन चलता है, ठीक है। एक बात है कि यदि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाना चाहे तो किस तरीके से बन सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कानून बना सकती है। कब बना सकती है? यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। इसका अनुच्छेद 250 में उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 250 में। यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे, क्या कर दे? राज्यसभा प्रस्ताव कर दे पारित 2/3 बहुमत से, ठीक है, तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है
कि दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से संसद से आग्रह करें कि हमारे इस विषय पर आप कानून बनाओ, तो ऐसी स्थिति में संसद कानून बना सकती है। ये बात कहां पर है? ये बात है राज्यों की सहमति से। बात कहां पर है? अनुच्छेद 252 में, ठीक है। और कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करना है, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करना है, तो उस टाइम पर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारी आती है भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8। कौन सी आती है? भारतीय संविधान की अनुसूची 8। थोड़ा सा कैमरा दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। हो गया। अनुसूची 8 में बात होती है संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में। बात किसके बारे में बात होती है? संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बात। मूल संविधान में संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हुआ करती थी 14। कितनी भाषाएं हुआ करती थी? 14 भाषाएं हुआ करती थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22 भाषाएं, ठीक है। मूल संविधान में कितनी हुआ करती थी? मूल संविधान में हुआ करती थी 14 भाषाएं, ठीक है। 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ठीक है, मराठी और मलयालम। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ऐसी कितनी भाषाएं हुआ करती थी? मूल रूप से 14 भाषा हुआ करती थी, जिनमें संविधान संशोधनों के द्वारा कुछ भाषाएं और जोड़ी गई। जैसे कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जो कि कौन सी भाषा बनी थी? 15वें नंबर की भाषा। उसी तरीके से 1992 में 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, ठीक है, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिनमें भाषाएं थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनमें है बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इस तरीके से टोटल वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई? टोटल वर्तमान में भाषाएं हो गई 22 भाषाएं, जिनको आधिकारिक या संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसमें आपको ध्यान देना है कि अंग्रेजी का कहीं पर भी नाम नहीं है, यानी कि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं आती है। अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, लेकिन इंग्लिश नहीं है। ये 14 भाषाएं वो बताई हैं, मूल रूप से हुआ करती थी, वो हैं असमिया, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, उड़िया, कन्नड़। ये मूल बता दी थी, वही है असमिया, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, उड़िया और कन्नड़, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान की अनुसूची 9 आती है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूची हुआ करती थी? मूल संविधान में अनुसूची हुआ करती थी 8। जब 9वीं अनुसूची जुड़ी तो कोई ना कोई संविधान संशोधन किया गया होगा, तो इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था पहला, और पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। कब हुआ था? सन 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची किसकी बात करती है? 9वीं अनुसूची है भूमि से मामलों से रिलेटेड। किससे है? भूमि मामलों से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि कृषि सुधार करने थे और जमींदारी का उन्मूलन करना था। क्या करना था? कृषि के सुधार करने थे, यानी कि भूमि सुधार करने थे, और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था। इसीलिए हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी। 9वीं अनुसूची में एक विशेष बात यह है कि जो भी कानून इस 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। वर्तमान में तो की जा सकती है, पहले नहीं की जा सकती थी, ठीक है। यानी कि इसको न्यायिक समीक्षा से छूट है। जो कानून 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? न्यायिक समीक्षा वो होती है जो कोई कानून बन गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट उसकी संवैधानिकता देखता है। ये देखता है कि ये कानून सही है या गलत है, इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। ये किसका काम होता है? ये होता है सुप्रीम कोर्ट का काम। न्यायिक समीक्षा कौन करता है? ये करता है न्यायिक समीक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्यों 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी? भूमि सुधार करने थे और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था। भूमि सुधार करने थे और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था, ठीक है। जो 9वीं अनुसूची में हो जाता है तो मूल अधिकारों से, अच्छा, कुछ कानून है, जैसे संपत्ति का अधिकार था, पहले हुआ करता था मौलिक अधिकार, और हमें करना था भूमि सुधार, तो इसको हमने शिफ्ट करके कहां पे शिफ्ट कर दिया? 9वीं अनुसूची में, और उस पर कोई भी न्यायिक समीक्षा फिर नहीं की जा सकती, ठीक है। 9वीं अनुसूची में कुछ संशोधन भी हुए हैं काफी,
कृषि सुधारों को कानून रचित किए गए। तब जब 9वीं अनुसूची लागू हुई थी 1951 में बनी थी, तब इसमें कानूनों की संख्या थी 13। कितनी थी? 13। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में इसमें टोटल 384 कानून है। कितने कानून हैं? वर्तमान में टोटल 384 कानून है, जो किस में वर्णित है? 9वीं अनुसूची में। किस में है? 9वीं अनुसूची में। ठीक है, इसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसको चुनौती नहीं दी जा सकती? 9वीं अनुसूची में वर्णित कानूनों को या विषयों को। इसके आगे चलते हैं तो आती है अब भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 10। और इस अनुसूची को जोड़ा गया था दल बदल को रोक करने के लिए। किसके लिए? दल बदल रोकने के लिए। दल बदल रोकने के लिए 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में ये अनुसूची जोड़ी गई थी। सन 1985 में दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को लागू किया गया था। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को लागू किया गया था। क्यों किया गया था? राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए और जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए और जनता का विश्वास करने के लिए। क्योंकि जो लोग चुनकर जाते थे बाद में पार्टी बदल देते थे। पार्टी बदलेंगे तो जनता का विश्वास कम हो जाता है और सरकारें गिर जाती हैं। दल बदल वही बात है कि कोई पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, उसको बोलते हैं दल बदल। ठीक है, जैसे कोई विधायक या सांसद स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देता है या व्हिप का उल्लंघन कर देता है, इसको बोलते हैं दल बदल। ठीक है, कुछ मामले होते हैं पार्टी कह देती है कि ये हमारे अयोग्य है, यानी कि ये हमारे पार्टी के अयोग्य है या इसने व्हिप यानी कि पार्टी के आदेश का उल्लंघन किया है, उस आधार पर भी उसको दल बदल के तहत मान लिया जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और होती है। क्या होती है? अगर किसी पार्टी के एक तिहाई लोग अपनी एक तिहाई लोग एक साथ अपनी स्वेच्छा से पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो उसको दल बदल कानून से छूट मिलती है। क्या? अगर एक तिहाई लोग अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, कितने? कम से कम एक तिहाई लोग। ठीक है, एक तिहाई लोग जा रहे हैं तो उसको दल बदल कानून से छूट मिल जाती है। अगर दल बदल का मामला है तो इसका निर्धारण कर किया जाता है सदन के या तो अध्यक्ष के द्वारा या सभापति के द्वारा। ठीक है, लोकसभा की बात है तो अध्यक्ष निर्धारित करेंगे, विधानसभा की बात है तो अध्यक्ष बताएंगे, ऐसे ही राज्यसभा या विधान परिषद का है तो सभापति बताएंगे। ठीक है, और इसके दिए गए निर्णय की अध्यक्ष या सभापति के दिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान की अनुसूची 11 मिलती है। क्या मिलती है? अनुसूची 11। और इस अनुसूची 11 में उल्लेख है पंचायती राज संस्थाओं का। किसका उल्लेख है? पंचायती राज संस्थाओं का। इसको भारतीय संविधान के संविधान संशोधन 73 के तहत, इसके तहत भारतीय संविधान के संविधान संशोधन 73 के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, और ये स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करता है, यानी कि ग्राम स्तर के शासन के बारे में बात करता है ये। ठीक है, पंचायतों के लिए आर्थिक विकास बताता है, सामाजिक न्याय कैसे होगा, इन सभी के बारे में बात कौन सी करते हैं? पंचायती राज में बात होती है। और पंचायती राज किस अनुसूची में आता है? तो पंचायती राज आता है अनुसूची नंबर 11 में। वर्तमान में पंचायती राज के विषय कितने हैं? वर्तमान में पंचायती राज के विषय हैं 29 विषय। ठीक है, पंचायतों को 29 विषयों पर कानून और प्रशासन का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे कि पशुपालन है, ग्रामीण आवास है, शिक्षा है, कृषि है, इन सभी पर पंचायतों को कानून और प्रशासन का अधिकार होता है। ठीक है, ऐसे ही भारतीय संविधान की अनुसूची 12 है और ये बात करती है शहरी स्वशासन के बारे में। किसके बारे में बात करती है? शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में, यानी कि नगर पालिकाओं के बारे में, नगर परिषद के बारे में। इसके बारे में अनुसूची नंबर 12 बात करती है। ठीक है, और इसको संविधान संशोधन 74 के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था उसी के साथ, यानी कि 11वीं और 12वीं 1992 में जोड़ी गई थी 73 और 74 में संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें नगर पालिकाओं की बात होती है, नगर पालिकाओं के अधिकारों की बात होती है। ठीक है, शहरी नियोजन की बात होती है, नगर पालिकाओं की भूमिका, शहरी नियोजन, इन सभी विषयों की बात कहाँ पे होती है? अनुसूची नंबर 12 में होती है। ठीक है, और अनुसूची 12 यानी कि शहरी निकायों को 18
कानून और प्रशासन का अधिकार है। पंचायती राज को कितना है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पर है और इनको किस पर है? इनको है 18 विषयों पर। और इनके लिए वित्त किस प्रकार विभाजित होगा, यानी कि वित्त कहां से आएगा और कितना आएगा, इसका निर्धारण किया जाता है प्रत्येक 5 साल में एक आयोग के द्वारा, और जिस आयोग को कहते हैं हम वित्त आयोग। ठीक है, दोनों के लिए वित्त आयोग की सिफारिश पर वित्त का निर्धारण किया जाता है, यानी कि पंचायतों के लिए भी और शहरी निकायों के लिए भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक अनुसूची, जिसमें हमने आपको पढ़ाई थी 1 से 12वीं तक अनुसूची पढ़ा दी। पहली अनुसूची बात करती है राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की सीमाओं और नामों के बारे में। दूसरी अनुसूची बात करती है वेतन एवं भत्तों के बारे में बात करती है। तीसरी अनुसूची बात करती है शपथ के प्रारूप के बारे में बात करती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बारे में बात करती है। 5वीं अनुसूची बात करती है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। 6ठी अनुसूची बात करती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात। और 7वीं अनुसूची बात करती है विषयों के बंटवारे के बारे में बात। किसके बारे में बात करती है? विषयों का बंटवारा किस तरीके से होगा, संवर्धित सूची, राज्य सूची और संघ सूची के विषय। ठीक है, और भाषाओं के बारे में बात करती है 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची बताती है भूमि के बारे में बात, और 10वीं अनुसूची दल बदल की बात करती है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज की बात करती है, और 12वीं अनुसूची बात करती है शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।